हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोल्ट स्टडी में, जहां पढ़ाई है बहुत आसान। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। जो यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, उसमें पिछली बार भी लास्ट टाइम में लगभग फिगर ऑफ स्पीच से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उस लिहाज से फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ कर पढ़ लेते हैं और ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इनको 6-7 क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगह फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, बट उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती हैं और आपको समझने में बहुत समस्या आएगी। परंतु ये वीडियो देखने के बाद फिगर ऑफ स्पीच आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मतलब फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार या नाट्य के ढंग से किसी बात को कहना। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, या सोने जैसा रूप है तेरा चांदी जैसा अंग। इस तरीके की जो ये बातें हैं, ये सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इनमें से जो महत्वपूर्ण 14-15 टाइप है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिहाज से आपके जरूरी है। उसमें पहला है सिमिली। सिमिली का क्या मतलब होता है। सिमिली को बोलते हैं हिंदी में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो सिमिली क्या होता है, जब दो अलग चीजों, ये ध्यान रखना, जब दो अलग चीजों में समानता बताने में, जब दो अलग चीजों में समानता बताने में किसी सेंटेंस का यूज किया जाता है या उसमें तुलना की जाती है, दो अलग चीजों में समानता बताने में तुलना होती है, वहां होता है सिमिली। और एक बात और ध्यान रखना, सिमिली में ज्यादातर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ज्यादातर आपको सेंटेंस में एज या लाइक दिखाई देगा। जैसे व्हाइट एज सुनो, तो दो व्हाइट अलग हो गया रंग, सुनो क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब बर्फ। तो व्हाइट एज सुनो, ऐसा जैसे कि बर्फ, इतना सफेद जितना बर्फ। क्यूट एज ए किटन, इतना प्यारा जितना एक बिल्ली का बच्चा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दो अलग अलग चीजों में समानता बताई गई है कि वो इतना क्यूट है भाई जितना बिल्ली का बच्चा, वो इतना सफेद है जितना कि बर्फ। वो ब्लाइंड एज ए बैट, वो इतना ब्लाइंड है, ब्लाइंड एज ए बैट, इतना अंधा जैसे कि एक चमगादड़। और जैसे दे फोर्ट वे लड़े, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्लियों के जैसे, वे कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़े। ठीक है, तो लाइक आ गया ना, कैसे लड़े, कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़े भाई वो। तो दो अलग चीजों में समानता बताने में या तुलना बताने में प्रयोग किया जाता है सिमिली का। तो इन सारे के सारे एग्जाम्पल में फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर सिमिली का ही भाई है। ठीक है, यहां पर मेटाफर में क्या होता है, एज और लाइक के बिना, एज और लाइक के बिना किसी चीज को सेम वही जो का तो वही बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे उसने कहा लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी दवा है। ठीक है, हंसना सबसे, मतलब हंसने को ही क्या बता दिया, सबसे अच्छी दवा बता दिया। हंसने को ही बता दिया, यह एज और लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है। उसने क्या कहा, हंसना सबसे अच्छी दवा है, तो क्या हो गया, हंसने को ही दवा बता दिया। जब किसी बात को जो का तो वही बता दे, सेम वही बता दे, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। जैसे माई सिस्टर इज एन एंजल, मेरी सिस्टर क्या है, एंजल है। अपनी सिस्टर को ही क्या बता दिया, एंजल बता दिया। अगर इसी को ऐसे बोलता कोई, माई सिस्टर इज लाइक एन एंजल, इसी को ऐसे बोलते तो मेरी सिस्टर एंजल के जैसी है। जब जैसी बताए कि हाँ इसके जैसी है या उसके जैसी है, तो फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। परंतु अगर वही बता दे, जो का तो वही बता दे, ठीक है, किसी चीज को सेम वही बता दे, तो फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। जैसे ये है, यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास है हार्ट ऑफ ए गोल्ड, सोने का दिल। ठीक है, तुम्हारे पास एक सोने का दिल है। तो रियल में तो सोने का दिल नहीं है ना, पर दिल को क्या बता दिया, दिल को सोने का बता दिया, वही बता दिया सेम। ऐसा नहीं कहा यू हैव ए हार्ट लाइक ए हार्ट ऑफ गोल्ड, लाइक
और एज के बिना जब किसी चीज को जो का तो वही बता दे तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एलिट्रेशन ऐसा है जैसे अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस को बड़े बारीकी से समझना। एलिट्रेशन क्या होगा? सेम साउंड रिपीट हो। जब कोई सेम साउंड रिपीट हो और वो सेम साउंड कहाँ हो? वर्ड के शुरू में। ये बात ध्यान रखना, वर्ड के शुरू में जब कोई सेम साउंड रिपीट हो, और जरूरी नहीं है कि लेटर सेम हो। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होगा? जब वर्ड के शुरू में सेम साउंड रिपीट हो, वर्ड का लेटर का सेम होना जरूरी नहीं है, बस क्या जरूरी है? वर्ड के शुरू में सेम साउंड हो। वर्ड के शुरू में क्या हो? सेम साउंड हो। ये जरूरी है कि वर्ड के शुरू में सेम साउंड हो, लेटर सेम हो या नो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा हो कि वर्ड के शुरू में सेम साउंड रिपीट हो, वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिट्रेशन। जैसे बाबा बाबा ब्लैक शिप, इसमें बा 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 बी बा 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 क्या हुआ? साउंड देखिए आप, साउंड पर, बी को मत ध्यान दीजिए। अब साउंड देखिए बा बा बा, तो ये कौन सी साउंड है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई ना, बा 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 बाबा बाबा ब्लैक शिप, बी बा बा बा, ये रिपीट हो रहा है। तो यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। ये देखिए क्रुक्स कंस्पायर, क्रुक्स क्या है? कंस्पायर, फिर क्या? विद में नहीं, क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग, है ना। अब यहां देखिए, यहां लेटर तो अलग हो गए लेकिन साउंड तो वही है। मैंने क्या कहा था कि सेम लेटर होना जरूरी नहीं है, वर्ड के शुरू में सेम साउंड होनी जरूरी है। और कहा होनी चाहिए? वर्ड के शुरू में। क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग क्या? ठीक है, तो वर्ड के शुरू में अगर सेम साउंड रिपीट हो तो वो कैसा होगा? एलिट्रेशन होगा। और ये कौन सी साउंड होनी चाहिए? ये कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, अब आगे देखिए जरा। और एक बात और भी है, यहां बाबा बाबा ब्लैक से जो एलिट्रेशन में होगा, जो पहला वर्ड होगा ना, जो पहला लेटर होगा, उस पर क्या होगा? वो स्ट्रेस्ड लेटर होगा, मतलब उस पर बल दिया गया होगा, उस पर जोर दिया गया होगा। बाबा आप बोलते हैं ना बाबा, तो बा स्टार्टिंग का बाद थोड़ा उस पर जोर दिया जाता है, वो स्ट्रेस्ड लेटर है। ठीक है, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या हो गया भाई? यहां बीच में या बाद में कोई कॉन्सोनाउंट साउंड रिपीट होगी। यहां कॉन्सोनेंट साउंड कहां रिपीट होगी? यहां कॉन्सोनेंट साउंड कहां रिपीट होगी? या तो बीच में या फिर बाद में। बीच में या बाद में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा कॉन्सोनेंस। ठीक है, और हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में इनको कैसे याद कर रखना है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी हेल्प करेंगे, वो भी थोड़ा बताएंगे कि इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को याद कैसे रखना है। उसके लिए भी एक लास्ट में पेज है, तो जरा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सोनेंस क्या है? जब बीच में या बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, वर्ड के बीच में या बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, तो वहां क्या होगा? वहां होगा फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस। जैसे चीयर आर एंड बियर आर, बियर आर रिपीट हो रहा है ना, तो चीयर एंड बियर साउंड, यहां एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में यहां साउंड की बात हो रही है, लेटर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंस क्या होगा? जहां बीच में या बाद में, जहां बीच में या बाद में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, वहां होगा कॉन्सोनेंस। जैसे चीयर एंड बियर। जैसे टोस यहां से रिपीट हुआ, एंड ग्लास से यहां भी से आया, टोस द ग्लास बोस, यहां भी एस बोस से रिपीट हुआ। तो ऐसी जगह जहां पर वर्ड के बीच में या बाद में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, वहां होगा फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होगा? जहां वर्ड के बीच में, वर्ड के बीच में वोवेल साउंड रिपीट हो, वहां होगा एजोनेंस। जैसे सी सीम्स,
सी सी ई आ गया ना, ई सीम्स, टू बी बीम, सी 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 ई आया, ई सीम टू बी बीम। ठीक है, तो ई क्या है, ई है वोविल साउंड है। तो अगर वर्ड के बीच में वोविल साउंड रिपीट हो तो वहां होगा एजोनेंस। इन तीनों को एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या होगा, जब वर्ड के स्टार्टिंग में कोई साउंड रिपीट हो, वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड रिपीट हो तो वो क्या होगा, एलिट्रेशन। वर्ड के बीच में या बाद में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वहां होगा कॉन्सोनेंस, और वर्ड के बीच में वोवेल साउंड रिपीट हो तो वहां होगा एसोनेंस। और ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड हैं, ये साउंड से रिलेटेड है। साउंड जो आप प्रोनाउंसिएट कर रही हैं, जो आप उच्चारण कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, ना कि लेटर से। ये ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, हाइपरबली होता है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है, हाइपरबली। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से क्या कहेंगे, मैं तुम्हारे प्यार में चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो ये बात को बढ़ा चढ़ा कर ही तो कह रहे हो, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर ही तो कह रहे हो। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा हो तो वहां पार्ट फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबली। जैसे आप अपना बैग लेके जा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा ज्यादा वजन है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरे बैग में 1 टन वजन है। अब वास्तव में तो 1 टन वजन नहीं है ना, तो क्या है, वहां आप किसका यूज कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच का, हाइपरबली का। और ये सारी की सारी चीज क्या है, ये सारे के सारे हैं फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। और अलंकार का कार्य क्या होता है, आपकी भाषा को रोचक बनाना। भाषा को रोचक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरबली के 1-2 उदाहरण देख लीजिए। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हूं। आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर, मैं 1 साल के लिए सो सकता हूं। मैं इतना थका हूं कि मैं 1 साल के लिए सो सकता हूं। तो क्या भाई रियल में 1 साल के लिए सो सकते हैं, नहीं सो सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली। ठीक है, तो जहां भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा हाइपरबली। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस, मैंने तुम्हें इसके बारे में 1000 बार बता दिया। ठीक है, जैसे अगर आप क्लास ले रहे हैं, आप टीचर हैं अगर, और आप क्लास ले रहे हैं, आपने एक चीज को 10-15 बार भी रिपीट कर दिया होगा, फिर से बच्चे ने आपसे वही पूछा, तो आप क्या कहेंगे गुस्से में, मैंने ये 1000 बार बता दिया, समझ में नहीं आता। तो 1000 बार, वास्तव में तो आपने 1000 बार नहीं बताया ना। ठीक है, क्या आप गिन थोड़े रहे थे कि आपने 1000 बार बता दिया, तो नहीं बताया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइपरबली। तो इन दोनों सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सॉरी इन दोनों सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली। ठीक है, नेक्स्ट है पन। अब एक वर्ड को इस्तेमाल करके अगर जोक बना दे, एक वर्ड को अगर आपने इस्तेमाल किया और इस वर्ड को इस्तेमाल करके आपने जोक बना दिया। ठीक है, पन को और क्या बोल सकते हैं, पन को बोलते हैं श्लेष या यमक अलंकार, यमक या अनेकार्थी अलंकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, पन को ही श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अनेकार्थी अलंकार भी बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, पन होता क्या है, एक वर्ड को इस्तेमाल करके जोक बना दे, एक वर्ड को इस्तेमाल करके जोक बना दे, या आप जो डबल मीनिंग बातें करते हैं, डबल मीनिंग जो बातें होती है, डबल मीनिंग जो गाने होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं पन के अंतर्गत, वो आते हैं पन के अंतर्गत। तो एक वर्ड को इस्तेमाल करके अगर जोक बना दिया गया हो या फिर कोई डबल मीनिंग बात की गई हो तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा पन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस पन का, फिगर ऑफ स्पीच पन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बहुत बार परीक्षाओं में आता है, वो है ये एन एम्बेसडर। एक एम्बेसडर क्या होता है, ए मैन। एन एम्बेसडर ए मैन, एक एम्बेसडर एक मैन है। एम्बेसडर ए मैन इज ए मैन हु लिव्स, एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लिव्स जो रहता है अब्रोड, विदेश में, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री,
अब देखो, ये जोक नहीं बना दिया कि भाई एक एम्बेसडर एक आदमी है जो अपने देश के भले के लिए बाहर रहता है, मतलब देश के भले के लिए रहता है, कहाँ रहता है, बाहर। ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई देश के भले के लिए बाहर रह रहा है। तो ये क्या है, ये एक पन है, यहाँ थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया गया है। तो अगर वर्ड को इस्तेमाल करके जोक बना दिया, डबल मीनिंग बात हो, वहां होता है पन। जैसे नेक्स्ट है एन एलिफेंट्स ओपिनियन, एक एलिफेंट की ओपिनियन कैरी करती हैं ए लॉट ऑफ वेट, बहुत सारा वेट। अब जैसे यहाँ भी पन मजाक किया गया है कि भाई हाथी का जो ओपिनियन होगा, हाथी की जो सलाह होगी, उसका बहुत वेट होगा। क्यों? क्योंकि हाथी का वेट ज्यादा है। इसलिए यहाँ भी एक ह्यूमर करके पन या हंसी मजाक या जोक बनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी जगह है जहां वर्ड को इस्तेमाल करके जोक बना दे या डबल मीनिंग बातें की गई हो, वहां क्या होता है, वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है पन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिटोटिस। लिटोटिस क्या होता है? लिटोटिस होता है निगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस। मतलब आपने जो सेंटेंस कहा वो तो कहा निगेटिव, लेकिन उसका जो अर्थ है वो था पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसे? भाई आपने सेंटेंस तो कहा निगेटिव, लेकिन उसका जो सेंस था वो था अफर्मेटिव। तो ऐसी जगह पर, ऐसे सेंटेंसेस में जहां आपने सेंटेंस तो कहा निगेटिव लेकिन उसका मीनिंग था पॉजिटिव, ऐसी जगह फिगर ऑफ स्पीच होगा लिटोटिस। जैसे ही इज नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है। ठीक है, ही इज नॉट स्टार्विंग का मतलब है वह भूख से नहीं मर रहा है, वह भूख से नहीं मर रहा है, मतलब वह भूख से नहीं मर रहा है, मतलब उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस तो निगेटिव था, लेकिन इसका अर्थ क्या था, मीनिंग था इसका वह उसका पेट भरा हुआ है। और ये कैसा अफर्मेटिव क्या था, सेंस कैसी थी उसकी, अफर्मेटिव। ठीक है, जैसे हमने कहा यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन, यू आर नॉट ए ब्यूटी, तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, मतलब तुम साधारण हो, तुम भद्दी हो। ठीक है, तुम क्या हो, साधारण हो, ये तुम साधारण हो, ये तो पॉजिटिव सेंस है ना। और सेंटेंस कैसा था, निगेटिव। तो अगर निगेटिव सेंटेंस कोई अफर्मेटिव सेंस दे रहा हो तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा लिटोटिस। जैसे हमने कहा तुम अंबानी नहीं हो, यू आर नॉट अंबानी, तुम अंबानी नहीं हो। अंबानी नहीं हो उसका मतलब क्या है, तुम गरीब हो। तुम अंबानी नहीं हो का क्या मतलब है कि भाई तुम गरीब हो। और तुम गरीब हो ये कैसा सेंस है, तुम गरीब हो, इसमें तो नहीं आया, तुम गरीब हो, ये तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब सेंटेंस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम। सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस तो हुआ निगेटिव और सेंस आई अफर्मेटिव, तुम गरीब हो, ये अफर्मेटिव सेंस है ना, नहीं तो नहीं है ना इसमें। तो निगेटिव एक्सप्रेशन से जब अफर्मेटिव सेंस आए वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा लिटोटिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रिपीट सेम वर्ड और फ्रेज, ऐसे वाले सेंटेंसेस जहां सेम वर्ड और फ्रेज क्या हो, रिपीट हो, वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा रिपीटेशन। जैसे आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई saw the others happy, I felt happy because I saw the others happy and because I know I should feel happy। तो हैप्पी ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब नाम से पता चल गया होगा आपको, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार। जब किसी निर्जीव चीज को मानव के जैसे दिखाया जाए वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। यहां लिखा भी है व्हेन एन एनिमल बर्ड एंड आइडिया और एन ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल को, बर्ड को, आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, ऐसा दिखाया जाए कि जैसे वो ह्यूमन हो। ठीक है, जब भी किसी निर्जीव चीज को ह्यूमन के जैसा दिखाया जाएगा तो वहां क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे हमने कहा द फायर स्वैलोड द एंटायर फॉरेस्ट, जो आग है वो निगल गई पूरे जंगल को। स्वैलो का मतलब होता है निगल जाना, तो आग पूरे जंगल को निगल गई। अब आग कैसे निगल जाएगी भाई, निगलने का काम तो मानव का है,
ठीक है, तो आग को कैसे दिखाए, आग की सेंस कैसे दिखाई गई कि जैसे वो मानव हो, आग निगल गई पूरे जंगल को। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। अपॉर्चुनिटीज मतलब संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। अपॉर्चुनिटी अब मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, आर नॉकिंग एट योर डोर, आपके दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे नॉक कर सकती है भाई, नॉक तो कोई आदमी कर सकता है, दरवाजे पर नॉक कौन कर सकता है, आदमी कर सकता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज को कैसा दिखाया गया है, जैसे वो कोई मानव हो, अपॉर्चुनिटीज आके नॉक कर रही है। यहाँ फायर को कैसे दिखाया गया है, यहाँ फायर को दिखाया गया है जैसे कि वो ह्यूमन हो, वो जंगल को निकल गई। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही है आपको डोर को, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी नॉक करेगी, नॉक तो ह्यूमन करता है कोई भी, ठीक है। तो जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखाया जाए कि वो ह्यूमन है, ह्यूमन जैसी टर्म्स में दिखाया जाए, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास भी बोल सकते हैं, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरॉन भी वही है, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इन दोनों में अंतर क्या है, पैराडॉक्स का क्या मतलब है, ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इटसेल्फ। कोई स्टेटमेंट है जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अपने आप ही कुछ कहेगा और अपने आप ही उसका विरोध कर देगा, ठीक है। मतलब ये वाले सेंटेंस जहां अपने आप ही कुछ कहकर उसका विरोध कर देगा, वहां होगा पैराडॉक्स। जैसे यू कैन सेव मनी, आप मनी को सेव कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग इट, स्पेंड करेंगे। देख, सेव करना और स्पेंड करना दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना आपस में। तो उसने क्या कहा, आप मनी सेव कर सकते हैं उसे खर्च करके। भाई सेव कैसे कर सकते हैं अगर खर्च करेंगे तो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट है ये सेंटेंस, अपने आप में ही क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गया कि आप मनी को सेव कर सकते हैं उसे खर्च करके, ठीक है। ऐसे ही मतलब जहां स्टेटमेंट अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, मतलब अपने आप ही कुछ कहकर अपने आप ही मना कर देगा, वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा पैराडॉक्स। जैसे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। भाई बिगिनिंग है वह शुरुआत है अंत की, शुरुआत और अंत दोनों क्या हो गया, दोनों विरोधाभास हो गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हो गए। तो जब भी ऐसा हो किसी सेंटेंस में कि कोई अपनी ही बात को कहकर उसे क्या कर दे, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, कोई अपनी बात को कहकर वापस पलट जाए, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा पैराडॉक्स। सेम ऐसा ही है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स क्रिएटिंग ड्रामा। दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स होंगे एक साथ, ठीक है, दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड क्या होंगे एक साथ। जैसे द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, सीरियसली फनी, दोनों दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है ना, सीरियसली फनी। लेकिन ये सेंटेंस ठीक है, सीरियसली फनी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फनी है भाई, है ना। लेकिन इस सीरियसली की जगह वेरी भी तो लिख सकते थे हम, द कॉमेडियन वाज वेरी फनी। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, बात को रोचक करने के लिए, बात को अच्छा बनाने के लिए सीरियस का यूज किया गया है वेरी की जगह। तो द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, ये दोनों वर्ड क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन में और पैराडॉक्स में सिर्फ यही अंतर होता है कि ऑक्सीमोरॉन में दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, कॉपीज मतलब कॉपीज, ठीक है। अब कॉपीज को क्या किया गया है, यहाँ कॉपीज को जानबूझकर यूज किया गया है, नहीं तो यहाँ डू यू हैव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते थे, है ना। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट की जगह क्या यूज कर दिया, कॉपीज, क्योंकि ओरिजिनल और कॉपीज क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, और कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए ये दोनों वर्ड जब एक साथ आए तो यहां फिगर ऑफ स्पीच आया ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में अंतर सिर्फ इतना है कि पैराडॉक्स में पूरा फ्रेज मतलब पूरे फ्रेज में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, और ऑक्सीमोरॉन में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड एक साथ आएंगे, ठीक है। इस अंतर को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्लाइमेक्स मतलब जैसे मूवी अपने क्लाइमेक्स पर होती है, ऐसे ही
क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स क्या होगा? सीरीज ऑफ आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर। आइडियाज की कोई सीरीज है, वो कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। मतलब पहले कम इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जब ये वाला क्रम हो, पहले कम इंपॉर्टेंट, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर और इंपॉर्टेंट, तो वहां होगा क्लाइमेक्स, क्योंकि वहां सीरीज है आइडियाज की इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, जीवन, आजादी और परस्यूट ऑफ, उसके बाद खुशी, खुशियों का पीछा। ठीक है, यहाँ क्या है? ये पहले कम इंपॉर्टेंट है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ये है, ही केम, वह आया, ही फॉट, वह लड़ा, ही कॉन्कर्ड, वह जीता। तो ये कम इंपॉर्टेंट है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह लड़ा, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह जीता। ठीक है, तो जब आइडियाज की सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो, वहां फिगर ऑफ स्पीच होगा क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का उल्टा एंटी क्लाइमेक्स। सीरीज ऑफ आइडियाज, यहां आइडियाज की सीरीज होगी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। यहां आइडियाज की सीरीज होगी घटते क्रम में, मतलब पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद और कम इंपॉर्टेंट, इस तरीके से। जैसे उसने कहा ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपना परिवार खो दिया। परिवार क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था। हिज कार, वो उससे कम इंपॉर्टेंट थी। एंड हिज सेलफोन, और अपना सेलफोन वो सबसे कम इंपॉर्टेंट था, है ना। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, फिर उसके बाद और कम इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद उससे भी कम इंपॉर्टेंट। तो अगर आइडियाज की जो सीरीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या होगा? एंटी क्लाइमेक्स। सी इज ए ग्रेट डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज ए ग्रेट डॉक्टर। वो एक ग्रेट डॉक्टर है, एक मदर है एंड एक कुक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि वो एक ग्रेट डॉक्टर है। उससे कम इंपॉर्टेंट वो एक मदर भी है, ग्रेट माँ भी है। और उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है? वो एक अच्छी कुक भी है ना। तो यहाँ जो आइडियाज की सीरीज है वो कैसी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में। तो ऐसी जगह, ऐसे सेंटेंसेस जहां आइडियाज की सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, वहां होगा एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट और लास्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी, जब किसी साउंड, कलर या टेस्ट से आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाए। जब किसी साउंड से या किसी कलर से या किसी टेस्ट से आपके दिमाग में छवि बन जाए, या छवि मतलब इमेज, इमेज बन जाए, तो वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इमेजिनरी। जैसे मैंने कहा बेबी क्राइड, बच्चा रोया, तो आपके दिमाग में बन गई होगी बच्चे के रोने की छवि, इमेज बन गई होगी। जैसे मैंने कहा द केक वाज स्वीट, केक क्या था? मीठा था, तो मीठे की इमेज बन गई होगी आपके दिमाग में। तो जब किसी साउंड से या कलर से या टेस्ट से आपके दिमाग में छवि बन जाए, तो वहां होगा इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच। जैसे मैंने कहा कि रुकने के लिए, सिग्नल पर रुकने के लिए जो कलर होता है वो होता है लाल। जब मैंने कहा लाल, तो आपके दिमाग में लाल कलर आ गया। ठीक है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है इमेजिनरी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि बहुत तेजी से पढ़ाया है, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक बार इन सबको रिपीट कर लेते हैं या देख लेते हैं कि इन सबको याद कैसे करना है। मैंने आपको आज 15 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए, जिनमें से 5-5 करके आप 5-5 के ग्रुप में याद रखिएगा। जैसे सिमिली क्या था भाई? जब दो अलग चीजों की तुलना हो, जब दो अलग चीजों की तुलना हो तो सिमिली है। मेटाफर क्या है? जब सेम वही बना दे तो मेटाफर है। ये तो दोनों भाई बहन है। ठीक है, एलिट्रेशन, शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, शुरू में सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो तो एलिट्रेशन, बीच में सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो तो कॉन्सोनेंस, और बीच में सेम वोवेल साउंड हो तो एजोनेंस। इन तीनों को एक साथ याद रखना। तो 5 का ग्रुप तो ये याद हो गया। ठीक है, इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये मैं हाथ भी इधर कर लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेकर आप केवल इसको पहले याद करेंगे,
तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसलिए एक पेज पर अलग से लिखा है। हाइपरबली मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना भाई हाइपरबली है। पन क्या है, डबल मीनिंग बात कर रहे तो पन है। निगेटिव बात और पॉजिटिव मतलब आ रहा, बात निगेटिव है, पॉजिटिव मतलब है, तो क्या है, लिटोटेस। वर्ड या फ्रेज कोई रिपीट हो तो रिपीटेशन, और पर्सोनिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, मानवीकरण अलंकार नो निर्जीव को सजीव जैसा दिखा दे तो पर्सोनिफिकेशन। इन 5 को एक साथ याद रखना। ठीक है, आप 1-2 बार रिपीट करेंगे और इसको देखने के बाद पहले इन 5 को लर्न कीजिए और अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, फिर इन 5 को लर्न कीजिए और अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, फिर इन 5 को। पैराडॉक्स क्या था, खुद से कहकर खुद ही मना कर देना, विरोधाभास मतलब खुद ही कुछ कहा और खुद ही मना कर दिया, तो वहां क्या है, पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरन क्या है, 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, वहां ऑक्सीमोरन। क्लाइमैक्स, आइडियाज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो क्लाइमैक्स है, और आइडियाज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो क्लाइमैक्स है, आइडियाज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो एंटी क्लाइमैक्स है। इमेजनरी, साउंड कलर या टेस्ट को देखकर आपके दिमाग में इमेज बन जाए तो वो क्या है, इमेजनरी है। तो इन 5 को अलग ग्रुप में याद रखिए, इन 5 को अलग ग्रुप में, इन 5 को अलग ग्रुप में। ये वीडियो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उनको समझाने के लिए बनाई है, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स का यूज नहीं किया है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं डाले हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप एग्जाम्पल्स भी वहीं डाले गए हैं जो आप आसानी से समझ सके और आप फिगर ऑफ स्पीच जो इतने टाइप की होते हैं इनके बारे में जान सके कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्या कहना चाहती है या कौन से सेंटेंस में कैसी फिगर ऑफ स्पीच होती है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फिगर ऑफ स्पीच का एक या 2 प्रैक्टिस वीडियो भी डालें, प्रैक्टिस भी कराएं, तो हम आपको फिगर ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस वीडियो भी डाल देंगे। नहीं तो आप खुद से भी अब फिगर ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे फिगर ऑफ स्पीच और भी कई सारे टाइप के होते हैं, अगर उनमें से कोई फिगर ऑफ स्पीच आया तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम किसी शॉर्ट वीडियो में वो बाकी के फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ा देंगे। वरना यूपीपीसीएल जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है उसमें इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच से आपका काम बहुत अच्छा खासा चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या आपको ऐसी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर हम सर्च करेंगे वॉल्ट स्टडी तो आपको वहां पर हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगी जहां पर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हमने प्रैक्टिस सेट डाले हैं, मॉक टेस्ट डाले हैं। ठीक है, जिनका 1 साल का प्राइस है 599 रुपए, जिसमें आप पूरे साल किसी भी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा इसलिए है क्योंकि हमने क्वालिटी मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो आपको क्वालिटी मिलेगी। और एक और बात, आप इस नंबर पर अगर आप ऐप से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करें किन किताबों की जरूरत होती है, और कोई टॉपिक कमजोर है तो कैसे करें, उसको कैसे टैकल करें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कूपन कोड चाहिए कि हाँ थोड़ी बहुत इसमें भी छूट मिल जाए तो भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रही बात आज के टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप एक ओवरव्यू में भी इसको याद रख सकते हैं। वीडियो में थोड़ा तेजी से पढ़ाया गया हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। तो सबसे जरूरी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।